जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर ये बताइए कि इस वॉर से दुनिया भर को, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट को, ईरान, इजराइल, अमेरिका को क्या नुकसान हुए हैं? मैंने देखा है कि दुनिया भर की शेयर मार्केट गिर रही है, ऑयल मार्केट तो रैपिडली रॉकेट की तरह बढ़ रही है, आज भी $100 प्रति बैरल के ऊपर है, वो भी तब जब हिस्टोरिकली ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने रिजर्व रिलीज किए, तब ये हालात हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है? जी नमस्कार। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे लिए ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट, वो जैसे हमारा खून होता है, वो हमारे लिए ब्लड लाइन ही नहीं, ब्लड है पूरे का पूरा। और कोई भी इंडस्ट्री जहाँ के ऊपर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा ऑयल और एलाइड एरिया, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके थ्रू ही चल रहा है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में तो हमने थोड़े से एडवांसमेंट्स किए हैं और उस पर हम चल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी मेजर सोर्स जिसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो अभी भी ऑयल है। और जैसे ही ऑयल हमारे लिए रुकता है तो हमारे लिए स्ट्रैंगुलेशन की स्थिति पैदा हो जाती है जी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा दम जो है वो घुटा जा रहा है। तो हमारी पूरे की पूरी इंडस्ट्री जो है वो उस पर रुकने लग जाती। अभी तो करेंटली हमारे पास रिजर्व्स हैं, हर एक देश जिसका आपने नाम लिया और बाकी देशों में भी अपने रिजर्व्स हैं। और इन 12-13 दिनों में भी कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कहा है हम अपने रिजर्व्स को अब और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। माने किसी के पास भी 10 दिन में ये स्ट्रैंगुलेशन का जो इफेक्ट है, गले में जो रस्सी है, वो समझ में आने लग गया है कि अब हमारे चारों तरफ जो है वो कसी जाने लगी। तो उन्होंने अपनी कोशिशें कर दी। आपने कहा अभी ब्रिटेन ने अपने ऑयल के रिसोर्सेज को रिजर्व्स को उन्होंने रिलीज किया, तो ये रिजर्व्स हैं। अभी वो एक्सप्लॉयटेशन वाले लेवल पे हम फिर भी नहीं आ पाए हैं। तो रिजर्व्स इंडिया के पास भी हैं थोड़े, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम उन रिजर्व्स को कैसे ऑल्टरनेटिवली करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। बात आती है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्टेड होगा। हमारे पास कहीं के ऊपर खाद के ऊपर भी इस पे फर्क पड़ेगा। हमारे पास इंटरनल जितना हमने पिछले 10 साल 12 साल में जो हम कह रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट के लिए जो रोडवेज हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, और रोडवेज को चलाने के लिए हमको ऑयल चाहिए। हमारे पास अभी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लॉन्ग रन में लेके जा सकते हैं। तो ऑयल अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है। एक और यहाँ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। हमने सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जगह रखती है। तो जब वेनेजुएला गए तो एआई ने हेल्प किया और वहाँ से हम प्रेसिडेंट को अपने पास लेकर के चले आए। वेनेजुएला हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी पहले दिन जो सुप्रीम लीडर थे वो यहाँ के ऊपर जो है शायद एआई की वजह से ही आसानी से स्पॉट हो गए। एआई ने ये नहीं बताया था कि पब्लिक बाहर नहीं है। ये एआई की चूक हो गई। ये एआई यही होता है सर, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंस। जी तो नहीं, ह्यूमन असेसमेंट सर बहुत जरूरी है। हाँ, ह्यूमन असेसमेंट जरूरी है और ह्यूमैनिटी का और ह्यूमन पार्टिसिपेशन जो उसमें, जैसे अभी कल्चर की बात कर रहे थे हम कि कैसे ये एम्पायर्स इतने समय तक चलते चले आ रहे हैं, कैसे ये लग रहा है एंथ्रोपिक ने पेंटागन को बताया नहीं कि अगर हमने ही मारे भी गए तो इसके बाद क्या होगा, शायद ये नहीं पता। जी मतलब वो लोगों का पार्ट, जी हर कोई अपने आप में मेरे साथ इस वक्त सिद्धार्थ कलंश जी मौजूद हैं।